बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है और इसमें हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम न्यूक्लियर फिशन तक हमने स्टडी किया था और आज हम अपना जो लेक्चर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और आपके पास एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है। और इसमें जो है वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी रिलीज़ जो है आपके पास वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट्स हैं, जो न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनका मैस ज़्यादा है और जो न्यूक्लियस बन रहा है उसका मैस कम है। तो जो मैस का दोनों का डिफरेंस है वो आपके पास एज आ मैस डेफिसिट काउंट होता है और वही वही जो है आपको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व के हवाले से ज़रूरी हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को यूज़ करते हुए फिशन और फ्यूजन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे ज़रा जो है वो पहुँच जाऊँ। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व की यहाँ पे शेप है। इसको यूज़ करते हुए हमने फिशन और फ्यूजन दोनों को एक्सप्लेन करना है। अब बेसिकली फिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक होते हैं और वो लाइटर न्यूक्लियाई में आके कन्वर्ट होते हैं, और फ्यूजन में ये होता है कि यहाँ पे जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो मिलके जो है वो हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होती है, हम ये देखते हैं कि जिस पोर्शन को भी हम देख रहे हैं, ख़्वा वो फिशन का पोर्शन है या वो फ्यूजन का पोर्शन है, बेसिकली ये हो रहा है कि नेट रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि हम कम बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा बाउंड है। ज़्यादा बाउंड होने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम ज़्यादा बाउंड कब होता है, जब वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है। तो अब यहाँ से अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि उस प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है, तब जाके वो जो प्रोसेस है या वो जो सिस्टम है वो एट द एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जो है वो चला गया। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है बेसिकली वो हमारे पास फिशन या फ्यूजन में हमें हासिल होती है। जी, इसके बाद फ्यूजन पे थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन करनी है। आपको पता है कि जब भी आपने दो न्यूक्लियाई को कंबाइन करना है तो आपने कूलम रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना है और इसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये थर्मोन्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन है बेसिकली, कि हम इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको फ्यूज़ करवाने के लिए। उसके बाद हमने फ्यूजन फ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने स्टडी करना है। एक तो ये इसका एडवांटेज है कि इसका जो फ्यूल है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स फ्यूल सोर्स, आपको पता है कि ड्यूटेरियम जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम वाटर से इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक उसका एडवांटेज और ये है कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कम बनते हैं, ठीक है। फिशन में आपको पता है कि फिशन के जो है ऑलमोस्ट 40 वेज हैं और 40 वेज से फिशन जो है वो हो रहा होता है। हमारे पास जो फ्यूजन है उसके अंदर हम देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम है, ठीक है। और लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो ये है कि आपके पास हमें एनर्जी जो है वो इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे वो सन की बता रहा है कि सन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो बताता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन जो है वो सूटेबल नहीं है फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई डेंसिटीज़ चाहिए, ठीक है। सन के अंदर वो क्यों हो रहा है, सन के अंदर उसकी ये वजह है कि हमारे आप हम देखते हैं कि सन के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन डेंसिटी जो है वो ये जो स्टार्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। यहाँ पे कुछ टिपिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साथ में उसकी क्यू वैल्यू भी लिखी हुई है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई मिलते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई, और मिल के वो जो है वो हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। यहाँ पे अगेन वो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहा है
कि आपके पास जो मेजर प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फ्यूजन में वो कूलम रिपल्सिव फोर्स का है, ठीक है, जिसको आपने ओवरकम करना होता है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फ्यूजन जो है उसको पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास रिपल्सिव फोर्स है वो कम किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू गिव टू न्यूक्लियाई एनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स, हमने उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और ये हम किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्यूल को हाई टेम्परेचर के ऊपर हम जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके साथ उसकी जो है वो आयन डेंसिटी भी बढ़ती है, तो हमारा जो फ्यूल है वो प्लाज्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपके पास। क्रिटिकल इग्निशन टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपके पास जो प्रोडक्शन रेट है वो लॉस रेट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कन्फाइनमेंट टाइम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उसने लॉसन नंबर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। कन्फाइनमेंट टाइम है बेसिकली वो टाइम जितने टाइम के लिए आपके पास जो एनर्जी है आपने जो इंजेक्ट की है वो प्लाज्मा के अंदर रहती है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के एक क्राइटेरिया डिफाइन होता है लॉसन नंबर का, ठीक है, कि आपने अगर कोई भी फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए लॉसन नंबर जो है नंबर डेंसिटी और कन्फाइनमेंट टाइम का प्रोडक्ट है, ये ख़ास वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम ट्रीशियम रिएक्शन में ये कम है और ड्यूटेरियम रिएक्शन में ये ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम ट्रीशियम रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है। चलें जी, अब हम ये देखते हैं कि हम कन्फाइनमेंट किस तरह से करते हैं। हमने ये तो देख लिया है कि हमने डेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, या हमने जितने टाइम के लिए हमने टेम्परेचर जो है वो इंजेक्ट किया है प्लाज्मा के अंदर उस टाइम को हमने बढ़ाना है। तो बेसिकली दो चीज़ें हमारे पास। तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। डेंसिटी बढ़ाने का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम बेसिकली प्लाज्मा को कन्फाइन करते हैं, किसी ख़ास छोटे रीजन के अंदर हम प्लाज्मा को कन्फाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और कन्फाइनमेंट के अब दो प्रोसेस हैं यहाँ पे, एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है और दूसरा आपके पास इनर्शियल कन्फाइनमेंट है। दोनों को हम देखते हैं बारी बारी। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में बेसिकली ये होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है कि आपके पास उस मशीन को जो है वो टोकामेक कहते हैं। ये टोराइडल डिवाइस होती है आपके पास। इसमें ये होता है कि यहाँ पे एक टोरस शेप के अंदर आप करंट जो है वो फ्लो करवाते हैं, ठीक है। एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रॉन्ग टोराइडल फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन टोराइडल वाइंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग अ डोनेट शेप वैक्यूम चैम्बर एंड अ व्हीकल टोराइडल फील्ड प्रोड्यूस बाय द टोराइडल करंट। और एक यहाँ पे हम व्हीकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के कम्बिनेशन से हम प्लाज्मा को बेसिकली कन्फाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनर्शियल कन्फाइनमेंट है। तो इनर्शियल कन्फाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि हम लेज़र यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक जो फ्यूल पैलेट है उसके अंदर, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो है फ्यूल पैलेट को हम चारों साइड से हम उसके ऊपर लेज़र फॉल करवाते हैं, लेज़र इरिडिएशन करवाते हैं, ठीक है। जब उसको हाई इंटेंसिटी लेज़र इरिडिएशन होती है तो उसकी जो सरफेस है, फ्यूल पैलेट की जो सरफेस है, जो उसकी क्लैडिंग है, जो कवर है उसका, बेसिकली वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपको पता है कि उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है लेज़र से, तो वो एवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो एवेपोरेट करेगा तो वो बाहर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे आप एरोज देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग प्लाज्मा। जैसे ही वो बाहर की तरफ मूव करेगा विद हाई वेलोसिटीज़, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिडेट करने के लिए वो फ्यूल पैलेट के ऊपर जो इसका इंटीरियर है उसके ऊपर इनसाइड वो एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो आपका फ्यूल पैलेट जो है सिक्वीज़ हो जाएगा। जैसे ही वो सिक्वीज़ होगा तो आपके पास एक ख़ास टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी आपके पास, तो जो है वहाँ पे कन्फाइनमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपका लॉसन क्राइटेरिया जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूजन रिएक्टर का डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, उसी तरह से रिएक्शन को बताया गया है। फिर ये आपके पास उसी तरह से एक रिएक्टर को बताया गया है, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे हीट को किस तरह से वो थ्रू सर्कुलेशन, किसी चीज़ की हम सर्कुलेशन करवाते हैं, ये लिथियम है, और इसके साथ हम हीट को जो है वो टरबाइन की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसमें आपके पास फ्यूल जो है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, एक्सीडेंट्स का ख़तरा नहीं है, और उसके बाद हमारे पास रेडिएशन हैज़र्ड्स बहुत कम है। और उसके डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि लिथियम चूँकि यूज़ हो रहा है तो वो उसकी सेक्रेसिटी है कम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीलियम जो है आपने अगर बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है तो आपको सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, और सुपर कंडक्टिविटी के लिए आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है और उसके लिए हीलियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हैं। उसके बाद रेडिएशन डैमेज है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ख़ास कंसेप्ट वाली बातें नहीं है, ठीक है, इसको मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ। इसमें जो है वो कुछ चेंजेस हैं, सोमैटिक चेंजेस हैं, ठीक है, दैट एसोसिएटेड विद बॉडी सेल एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक डैमेजेस हैं जो कि आपके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये यूनिट्स की बातें यहाँ पे वो कर रहा है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ RBE फैक्टर है, ये इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। RBE बेसिकली रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है कि एक जो आपके पास रेडिएशन है वो कितना ख़तरनाक हो सकती है बॉडी के लिए, तो उसकी डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्स रेज एंड गैमा रेज के लिए वो फैक्टर 1 है, और हैवी आयंस के लिए वो फैक्टर जो है वो 20 है। इसका मतलब है कि हैवी आयंस जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं जी। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है रेडिएशन डिटेक्टर्स का, ठीक है। डिटेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं कि आपने कहीं पे भी रेडिएशंस की प्रेजेंस को देखना है तो आप डिफरेंट जो है वो डिटेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिटेक्टर्स का टॉपिक पढ़ने में मेन हमारा कंसेप्ट ये होना चाहिए जो हमने देखना है वो ये है कि हमने डिटेक्शन मैकेनिज़्म देखना है, ठीक है। तो डिटेक्शन मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें ये होता है कि आपके पास कोई किसी भी तरह का डिटेक्टर है तो बेसिकली हम उसके अंदर करंट जनरेट कर रहे होते हैं। अदर देन सम स्पेसिफिक डिटेक्टर्स उनको हम देखते हैं, उनके अलावा कोई बाकी मैक्सिमम डिटेक्टर्स में ये होता है कि हम करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो आपके पास रेडिएशन आती हैं वो मैटर के अंदर इंटरेक्ट करती हैं, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, और वहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हम वहाँ से करंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास डिफरेंट यहाँ पे कुछ उसने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। फोटोग्राफिक इमल्जन है यहाँ पे, इसमें ये होता है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल आता है वो एटम्स को जो है वो आयोनाइज करता है और वहाँ से आपको लाइट जो है वो मिलती है केमिकल रिएक्शन की वजह से। और उसके बाद क्लाउड चैम्बर है। क्लाउड चैम्बर में बेसिकली ये होता है कि आपके पास पार्टिकल जो है वो क्या करता है, गैस के जो अंदर वो है अपने जैसे जैसे वो गुजर रहा होता है तो आयोनाइजेशन क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन क्रिएट करता है तो आपको पता है कि आयंस जो हैं उनके ऊपर जो गैस हम सुपर कूल्ड फॉर्म में रख रहे होते हैं, ठीक है। तो सुपर कूल्ड फॉर्म ये होती है कि बेसिकली आप उसका टेम्परेचर इतना कम कर रहे होते हो कि वो कंडेंस होने वाली होती है। तो जैसे ही वो कंडेंस होती है आयंस के ऊपर जो है ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, और उन ड्रॉपलेट्स को हम थ्रू ए फोटोग्राफ जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये रेडिएशन यहाँ से किस साइड पे जा रही है। उसके बाद बबल चैम्बर है। बबल चैम्बर में भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं आयंस के ऊपर। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास आयन चैम्बर है, ठीक है। आयन चैम्बर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम गैस के अंदर से जब रेडिएशन पास करती हैं तो उनकी आयोनाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है, और एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपने देखना है। इसी कैटेगरी के अंदर आपके पास गीगर काउंटर आता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी MSc की लैब में भी किया होगा। तो इसमें भी सिंपल वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एनोड लगा देते हैं। ये एनोड्स लगाने का मकसद ये होता है कि जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई है वो रिकम्बाइन ना हो जाए, ठीक है। रेडिएशन आई, उसने आयोनाइजेशन क्रिएट की, और हमने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के हमने वो करंट जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है एवेलांच का है, ठीक है। एवेलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ये होता है कि आपके पास जैसे ही रेडिएशन आती है वो इंटरेक्ट करती है तो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो जो आयन है वो भी हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो जैसे जैसे मूव कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आयन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो एनर्जेटिक होता है, और जैसे जैसे वो मीडियम में से पास कर रहा होता है तो वो सेकेंडरी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह से वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो आगे आयोनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड है।
डिटेक्टर है, इसमें बेसिकली ये होता है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, आपको पता है कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होगा तो जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक पोटेंशियल बैरियर होगा होल्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। तो रेडिएशन ऊपर आती हैं, वो उस बैरियर को क्रॉस करने में जो चार्ज कैरियर्स की हेल्प करती हैं, वहाँ से करंट फ्लो होता है और उस करंट से हम जो है रेडिएशंस का डिटेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद सिटिलेशन काउंटर है, बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है कि आपके पास एक हम इस तरह का केमिकल यूज़ करते हैं, ये वो सॉलिड या लिक्विड मटेरियल होता है जो कि आपके पास रेडिएशंस की इंटरेक्शन की वजह से वो उसके अंदर जो है वो एक्साइटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो मोस्टली जो है वो सोडियम आयोडाइड जो है वो एज अ सेंटीग्रेटर यूज़ होता है, और जैसे जैसे रेडिएशन गुजरती हैं और वहाँ पे जाके वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, तो आपके पास रेडिएशन की डिटेक्शन आसान हो जाती है। उसके बाद स्पार्क चैम्बर है, और उसके बाद आपके पास ड्रिफ्ट चैम्बर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें से। उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कशन के लिए हैं कि रेडिएशन के यूजेस क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेसिंग होती है, ठीक है। आपको पता है कि एक्स रेज़ वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एमआरआई वगैरह होती है, ठीक है, रेडिएशन उसमें यूज़ हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इनमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक उसने बॉडी फिगर बनाई हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम ब्लड सर्कुलेशन को देख सकते हैं। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि ब्लड के अंदर, ये जस्ट मैं एक कंसेप्ट के लिए मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, एक NaCl का सोल्यूशन जो है उसको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाके हम डिटेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कितनी देर में, क्योंकि जैसे जैसे NaCl ब्लड के अंदर से फ्लो कर रहा होगा, वहाँ वहाँ पे डिटेक्टर हमें शो कर रहा होगा कि यहाँ पे NaCl अवेलेबल है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन कहाँ तक है, कितनी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, कितने टाइम में हुई है। और अगर दरमियान में कोई ब्लॉकेज होती है वेंस की, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि यहाँ तक जो रेडिएशन जो है वो नहीं पहुँची। उसके बाद मटेरियल एनालिसिस है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि हम किसी भी मटेरियल को एक्साइट करते हैं, ठीक है, उसको हम न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, और उसके बाद उसको जब वो एक्साइट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडिएशन जब वो इमिट करता है तो वो रेडिएशंस हम स्टडी कर लेते हैं कि ये किस तरह की हैं। तो वो रेडिएशन चूँकि ख़ास एलिमेंट के लिए होती हैं, ख़ास एलिमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, तो हम वहाँ से उस एलिमेंट की जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास रेडिएशन थेरापी है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने देखी होंगी, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी आजकल चल रहे हैं, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपके पास जो फूड जो है जिसको हम प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम जो है वो एक्सपोजिंग फूड्स टू गैमा रेज, हम क्या करते हैं गैमा रेज या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स रेज से उसको एक्सपोज करते हैं, और उससे जो उसके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, और हम लॉन्ग टाइम के लिए फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे एंड होता है। हम इस तरह करते हैं कि हम थोड़ी बहुत डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर की भी इसी लेक्चर में कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हमने जो चैप्टर स्टडी करना है वो पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है। और पार्टिकल फिजिक्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स में हमने बेसिक ये चीज़ें स्टडी करनी है। जो पहली बात इसमें पढ़ने वाली है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं और किस तरह से वो फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। आपको पता है कि कोई भी फोर्स जो है उसके लिए एक मीडिएट जो है वो मीडिएट पार्टिकल जो है वो चाहिए होता है, जो कि उस फोर्स को कैरी, जिसको हम फोर्स कैरियर भी कहते हैं, उसको हम मीडिएटर भी कहते हैं, उसको डिफरेंट तरह से हम जो है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस आपको पता है कि 4 फोर्सेस हैं, ठीक है। और चारों फोर्सेस की हम स्ट्रेंथ के हवाले से पढ़ेंगे, और उनके चार्ज कैरियर फोर्स कैरियर के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसके बाद वीक फोर्स है, देन आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस्ड इन चैप्टर इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और आपके पास अगर आप डिस्टेंस जो है वो फेमटोमीटर से बढ़ जाता है, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाता है, तो ये फोर्स जो है आपकी निग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि एटम्स एंड मालिक्यूल्स को बाइंड करती है, हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली
ये आप देख सकते हैं 10⁻⁻² टाइम्स दैट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दिस लॉन्ग रेंज फोर्स डिक्रीजेज मैग्नीट्यूड एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये भी आप देख सकते हैं कि हमें पता है द वीक फोर्स इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस इंस्टेबिलिटी इन सर्टन न्यूक्लियाई। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वीक फोर्स जो है बेसिकली वो न्यूक्लियर डिके का बायस बनती है, ठीक है। It is possible for decay processes and its strength is only 10⁻⁻5 times that of nuclear force. Finally, the gravitational force is a long range force that has a strength of, इसकी strength तो और कम है, 10⁻⁻39 times है, ठीक है। तो ये आपके पास प्लैनेट्स पे एक्ट करती है, स्टार्स पे करती है, गैलेक्सीज पे करती है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर इसकी जो है वो कम है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि फोर्स एक्ट किस तरह से करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक डिस्टेंस से एक्ट करती है विद नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन दी इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास फोर्स कोई भी जब एक्ट कर रही होती है तो हम ये देखते हैं कि उनके दरमियान कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से हम बताते हैं, दीज इंटरेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एंटिटीज़ कॉल्ड फील्ड पार्टिकल्स और एक्सचेंज पार्टिकल्स, ठीक है। बेसिकली फील्ड पार्टिकल्स होते हैं या एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी फोर्स को जो है वो उसको मेडिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको हम गेज बोसॉन्स भी कहते हैं। द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इमिट एंड अब्जॉर्ब फील्ड पार्टिकल्स। ये होता है कि जब दो पार्टिकल या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली फील्ड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब और इमिट कर रहे होते हैं, और उसमें आपके पास वो जो फोर्स है वो मीडिएट हो रही होती है। द इमिशन ऑफ ए फील्ड पार्टिकल बाई वन पार्टिकल एंड इट्स अब्जॉर्प्शन बाई अनदर मैनिफेस्ट एज अ फोर्स बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ये इस तरह से ही है जैसे आप देख सकते हैं दो लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तो एक बंदा जो है वो शटल दूसरी साइड पे थ्रो करता है, दूसरा इधर थ्रो कर रहा होता है, तो बेसिकली वो आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये इस तरह से एक छोटा सा कंसेप्ट है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फॉर इंस्टेंस द फील्ड पार्टिकल्स आर फोटॉन्स, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सेड टू बी मीडिएटेड बाई फोटॉन्स, ठीक है। और उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इज़ मीडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स, ठीक है। द वीक फोर्स इज़ डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन से ये मीडिएट होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके पास ग्रेविटॉन से मीडिएट होती है, ठीक है। तो लेक्चर का टाइम काफ़ी हो गया, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।